नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लैक कमांडो फिजिकल में। साथियों, हम फिजिक्स के अंतर्गत प्रकाश को पढ़ रहे हैं और हम बता देना चाहता हूँ कि आज जो मेरी क्लास जो होगी क्लास 4 होगी। इससे पहले हमने 3 क्लास कर चुके हैं और बता देना चाहता हूँ कि हमने जो प्रकाश के अंतर्गत जो हमने अध्ययन किए हैं वो हम पूरे प्रकाश के बारे में पढ़े हैं। परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इसका फिर हमने जो परावर्तन से संबंधित जो होता है, जो दर्पण में प्रतिबिंब जो बन रहा है, उस चीज़ को हम कल की क्लास में देखे थे। उसमें हम देखे थे अवतल दर्पण का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। यदि बिंब की स्थिति बदलेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति किस प्रकार से बदलती है, इस चीज़ को भी हमने देखे थे। चलिए, आज की क्लास में हम उत्तल दर्पण जो है उसकी कुछ स्थितियों के बारे में पता करेंगे और उसके बारे में देखेंगे। चलिए, आज की क्लास हम अपने स्टार्ट करते हैं। कल क्लास नंबर 3 हुई थी, आज क्लास नंबर 4 होगी। ये मेरा कल की क्लास के लिए है। हमने कल की क्लास में ये सारी चीज़ें को बात किए थे। आज हम बात कर रहे हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। यदि मेरा है क्लास नंबर 4। चलिए, यहाँ पर आई है उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज। प्रकृति, स्थिति और साइज की बात करेंगे। प्रकृति, स्थिति तथा साइज। इसको बात करेंगे। क्लास नंबर 4। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं उत्तल दर्पण के लिए। तो हमने बात की थी कि उत्तल दर्पण क्या होता है ना, कि उत्तल दर्पण भी एक कांच का टुकड़ा होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ उत्तल में उठा हुआ होता है और परावर्तन ऊपर वाले भाग से होता है ना। ये जो होता है ये उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में 2 स्थिति में मेरा प्रतिबिंब बनता है। 2 स्थिति में मेरा प्रतिबिंब बनता है। एक बीम की स्थिति यदि हम अनंत में रखते हैं और एक अनंत और ध्रुव के बीच में हम रखेंगे तो हमारे 2 स्थिति में उत्तल दर्पण में मेरा प्रतिबिंब बन रहा है। तो यदि हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हम यदि बीम की स्थिति की बात करें, बीम की स्थिति, बाकी बात हमने किरण आरेख बता दिए हैं। इस किरण, ये 4 किरण आरेख की मदद से 1, 2, 3 और 4 किरण आरेख की मदद से हम सभी का इमेज बना सकते हैं। ये जितने सारे हैं हम जो बीम खींचे हैं सबका हम इमेज किरण आरेख की मदद से हम बना सकते हैं, यानी वही। तो यहाँ पर बोलेंगे कि बीम की स्थिति कहाँ पर है, प्रतिबिंब की स्थिति, बीम की स्थिति, फिर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब
बीम की स्थिति, बीम की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, ये सब चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज और बीम की प्रकृति। चलिए हम पहला केस की बात करें। पहला केस में हम बात करते हैं कि यदि अनंत बीम कहाँ पर हो, अनंत में हो, बीम यदि अनंत में हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस एफ पर दर्पण के पीछे। कहाँ पर, फोकस एफ पर दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा, फोकस एफ पर दर्पण के पीछे। कैसा होगा, अत्यधिक छोटा होगा, अत्यधिक छोटा होगा। और कैसा होगा, बिंदु के साइज यानी बिंदु के आकार का होगा, बिंदु के आकार का, आकार का ये होगा। और कैसा होगा, ये आभासी एवं सीधा बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। दूसरी स्थिति में यदि हम बात कर लें, प्रतिबिंब जो अनंत तथा दर्पण, यदि हम दूसरी स्थिति में बात कर लें तो प्रतिबिंब कहाँ है, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव जो है, हम सब चीज़ के बारे में कल चर्चा किए थे। दर्पण का ध्रुव क्या है, दर्पण के ध्रुव जो होता है पी के बीच में हो, पी के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, पी तथा एफ के बीच में बनेगा। और कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, हमेशा दर्पण के ही पीछे बनता है, दर्पण के पीछे हमेशा बनता है प्रतिबिंब। इसमें दर्पण के पीछे ये कैसा होगा, छोटा होगा। और कैसा होगा, आभासी एवं सीधा होगा, आभासी एवं सीधा होगा, आभासी एवं सीधा होगा। तो एक बात ये ध्यान रखने की जरूरी है कि जब भी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा कैसा बनेगा, आभासी सीधा और छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा हमेशा कैसा बनेगा, आभासी सीधा और छोटा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। इस चीज़ को नोट कर ले। जैसे कि देखो, हमेशा यहाँ भी आभासी और सीधा बना है, यहाँ भी आभासी और सीधा बना है। और देखिए यहाँ भी छोटा प्रतिबिंब बना है, यहाँ भी छोटा प्रतिबिंब बना है ना। और यहाँ भी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना है, यहाँ भी दर्पण के पीछे बना हुआ, यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, नोट में यदि यहाँ करके लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख सकते हैं, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा दर्पण के पीछे, हमेशा कैसा बनता है, छोटा दर्पण के पीछे आभासी एवं सीधा होता है, दर्पण के पीछे तथा आभासी एवं सीधा होता है, आभासी एवं सीधा होता है। हमेशा छोटा दर्पण के पीछे आभासी एवं सीधा होता है। कैसा होगा, आभासी एवं सीधा। तो एक चीज़ को हमने यहाँ पर देख लिया। यदि हम यहाँ किरण आरेख का मदद लें और यदि हम कोई को ड्रॉ करना चाहें, चलो एक हम दिखा देते हैं किरण आरेख का मदद से, एक हम बना के दिखा रहे थे, एक उत्तल दर्पण का बना दे रहे हैं, एक अवतल दर्पण का बना दे रहे हैं। उसी भांति से हम और सारे को किरण आरेख खींच सकते हैं। चलिए किसी को भी हम बना देते हैं, एक को कोई भी बना देते हैं। चलिए हम एक उत्तल दर्पण वाला बना देते हैं, एक अवतल दर्पण वाला बना देते हैं। चलिए इस स्थिति का हम बना रहे हैं, एक उत्तल दर्पण में, एक अवतल दर्पण का। चलिए जैसे कि मान लो ये मेरा कौन सा है, उत्तल दर्पण है। एक स्थिति हम दिखा रहे हैं बनाकर, बाकी बाद अपने से सब बना लेना है। चलिए ये है उत्तल दर्पण। इसका क्या हुआ, अंदर की ओर रंगीन किया जाता है इसे,
क्योंकि ये कांच का टुकड़ा है। यदि हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो एक गोला बनेगा क्या? नहीं, ये ऐसे गोला बनेगा कि नहीं? और ये गोला का सेंटर क्या होगा? ये यहाँ पर। इसलिए ये जो इसका जो ये दर्पण का जो केंद्र होगा इसी साइड होगा, ये साइड नहीं होगा। देखिए एक साइड रंगीन है तो रंगीन तरफ से हम अपना मुंह देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। इधर रंगीन नहीं है, मान लीजिए अपना मुंह जो देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, मेरा जो इमेज जो बनेगा, इमेज क्या बनेगा? इधर बनेगा। लेकिन ये क्या करता है? ये परावर्तित किरणें को क्या करता है? फैला देता है, फैला देता है। इसलिए हम आभास करते हैं और इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ पर बनता है? दर्पण के पीछे। आखिर यहाँ बनना चाहिए, वास्तविक रूप से यहाँ कटना चाहिए। प्रतिबिंब कब बनता है? जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को कट करती है। लेकिन यहाँ पर परावर्तित किरणें कोई कट नहीं कर रहा है। जब कोई परावर्तित किरणें यहाँ पर कट नहीं कर रहे हैं तो हम आभास करते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है इधर पीछे की ओर बन रहा है, और डॉट से हम मिला कर दिखाते हैं। समझे ना? डॉट से मिला के दिखाते हैं। वैसे तो इधर तो प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता है, हम आभास करते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है इसका, है ना? इसलिए हम बोलते हैं कि उत्तल दर्पण में जो जितना भी प्रतिबिंब बनता है सब आभासी होता है। आभासी का मतलब काल्पनिक होता है एवं सीधा होता है। चलिए हम एक स्थिति की बात कर लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये दर्पण का ध्रुव ये P होगा, इसी सेंटर यहाँ पर होगा और ये F यहाँ पर होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ये कांच का टुकड़ा है तो ये गोल, यदि हम ये कांच का टुकड़ा है, ये यदि इधर ये साइड का तो सेंटर यहाँ पर ये इधर होगा ना, इधर तो नहीं होगा इसे बाहर, इसलिए हम सेंटर इधर लेते हैं। और ये सेंटर किधर है? दर्पण के पीछे का सेंटर है, दर्पण के पीछे का सेंटर है ये वाला। अब यहाँ पर बात करें तो यदि हमारे बीम जो हो सो अनंत पर हो, बीम कहाँ पर हो? अनंत में। जैसे कि मान लो ये वाला मेरा कोई बीम रख दी है, ये कोई बीम है ए और बी, ये मेरा बी है। तब यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि हमने कार्तीय चिन्ह क्या बोलते सॉरी किरण आरेख जब हम पढ़े थे तो किरण आरेख में एक चीज़ हम पढ़े हैं। क्या चीज़ पढ़े हैं? बता देना चाहता हूँ कि हम पढ़े हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर से जाने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर, जैसे कि यहाँ मान लो ये मुख्य अक्ष, ये बीम है क्या? नहीं, ये बीम के यहाँ से एक किरण जा रहा है, तब मुख्य अक्ष के समांतर से जाने वाली किरणें। अब यहाँ पर परावर्तन दर्पण होगा तो परावर्तन करेगा, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगा। अब बताइए दर्पण को छेद करते हुए इधर से गुजर सकता है क्या? इधर से गुजर सकता है क्या? ये और इधर से यदि गुजरेगा ये परावर्तन हो सकता है क्या? नहीं, ये अपवर्तन होगा। यदि ये दर्पण को इधर पास करते हुए, परावर्तन क्या होता है? जो रिफ्लेक्ट कर दे उसको परावर्तन, और जो ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो प्रवेश करता है उसको अपवर्तन कहते हैं। तो बोलते हैं अब क्या मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती। इधर कहीं फोकस दिखा रहा है क्या? तो फिर गुजरेगी कैसे? तो गुजरेगी कैसे सो बताइए हमको। तो यहाँ पर ये परावर्तित हो जाती है, ये ऐसे परावर्तित हो जाती है, और परावर्तित होने के बाद इसको हम डॉट लाइन से मिलाते हैं और दिखाते हैं कि ये मुख्य फोकस से ही गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है? मुख्य फोकस से गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है? मुख्य फोकस से। तो मुख्य अक्ष के समांतर से जाने वाले मेरा जो होता है पहला कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी का जो पहला कंडीशन जो बोल रहा है ये वाला चीज़ है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर से प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। इस स्थिति को हमने यहाँ पर दिखा दी है, इस चीज़ को ही हमने यहाँ पर दिखाई है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ना। अब यहाँ पर भी है मुख्य अक्ष के समांतर से जाने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर से जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस, यहाँ तो फोकस है क्या? नहीं, तो कैसे गुजरेगा? इसको मुख्य अक्ष यानी ये किरण को फैला देगा, यानी ये किरण को क्या करेगा? फैला देगा। ये किरण को क्या करेगा? फैला देगा। ये किरण को फैला देता और हम इसको डॉट लाइन से इसे पीछे करिए और मिलाते हैं, यानी कल्पना करते हैं। ये देखो यहाँ पर इमेज मेरा बन गया, यहाँ पर मेरा इमेज बन गया। तो कहाँ पर बना है? मुख्य फोकस पर बना है। यहाँ पर क्या है? ये है इनफिनाइट, ये अनंत में। यदि अनंत में प्रतिबिंब हो बीम हो तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है। ये चीज़ हम देखें यहाँ पर, ये हम देखें ये कौन सा दर्पण है? ये है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। यही यदि अवतल दर्पण की बात करें, यदि हम अवतल दर्पण की बात करें तो किस प्रकार से करेंगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ हमेशा आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। यदि हम यही दर्पण को चेंज करके यदि हम अवतल
दर्पण ले लें तो अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा वो हम देख लेते हैं। यदि हम यहाँ पर दर्पण को ले लें अवतल, तो अवतल दर्पण ये भी कांच का टुकड़ा है। यदि हम इसको मिलाएंगे, ऐसे करके मिलाएंगे तो इसका सेंटर ये वाला होगा, यानी ये पूरे कांच का ये गोला बन जाएगा, ये वृत्त बनेगा, वृत्त का सेंटर ये वाला, यानी इसका भी सेंटर यही बनेगा। इसका भी सेंटर क्या होगा, यही होगा। इसका भी सेंटर क्या रहेगा, यही रहेगा, यानी ये पर इसका सेंटर है। चलिए, यदि हम यहाँ पर इसे मिलाएंगे, ये अब मान लो कि ये जो है सो बीम कहाँ पर है, बीम यहाँ इसका अनंत में है, यहाँ पर भी ए बी। ये क्या है, ये दर्पण का ध्रुव है। इस पर हम बात करें तो ये रंगीन किया हुआ भाग इधर, ये दर्पण का ध्रुव है, ये P है, यहाँ पर F है और यहाँ C है, ये C है ना। दोनों बराबर होता है, ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर डिस्टेंस होता है। तो हम बोलते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर से जाने वाली किरणें, 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 अब यह परावर्तन होगा। परावर्तन होने के बाद कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये है मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये देखो वास्तविक रूप से कट रहा है, यहाँ पर वास्तविक रूप से कट रहा है। फिर यहाँ पर हम जब बोलेंगे कि मुख्य अक्ष से समांतर से जाने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर से जाने वाली किरणें, अब यहाँ परावर्तन हो गया। परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। मिनट, परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। एक चीज हो गया। देखिए यहाँ पर ये मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से, ये मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये देखिए, ये वास्तविक रूप से कट रहा है क्या, नहीं, यहाँ दो ये वास्तविक रूप से यहाँ पर कट रहा है, ये वास्तविक रूप से यहाँ पर कट रहा है। और जहाँ पर कट रहा है फोकस करेंगे, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटता है उसको फोकस करते हैं। और जो दो पर ये कौन से है, परावर्तित किरणें, दो परावर्तित किरणें जहाँ पर कटता है वहाँ पर ही इमेज बनता है। यानी इमेज मेरा कहाँ पर बन गया, फोकस पर। देखो बीम कितना बड़ा था और प्रतिबिंब कितना बन गया, बिंदु आकार का छोटा। यहाँ पर भी देखो बीम कितना बड़ा था और प्रतिबिंब कितना बड़ा हो गया, बिंदु आकार का छोटा। तो हमने इसका किरण आरेख बना लिया है। किसका किरण आरेख, यदि अनंत पे है तब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। अत्यधिक छोटा होगा और वास्तविक एवं उल्टा होगा। कैसा है, वास्तविक एवं उल्टा। हमको यहाँ पता नहीं चल रहा है कि वास्तविक एवं उल्टा है, क्योंकि ये बिंदी आकार का बन गया है, लेकिन कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। ये कौन सा दर्पण है, ये है अवतल दर्पण। कौन सा है, अवतल दर्पण। तो हमने अवतल दर्पण में तो जितना भी स्थिति है इसी प्रकार से हम प्रतिबिंब को बना सकते हैं। जितना भी स्थिति है इसी प्रकार से प्रतिबिंब को बनाकर हम देख सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रकृति क्या है ना। यहाँ पर यदि हम बात करें बीम की स्थिति क्या है, यहाँ यदि हम बीम की बोलेंगे, इस स्थिति में बीम की स्थिति यहाँ पर कहाँ है, तो बीम की स्थिति बोलेंगे कहाँ पर है, अनंत में है, इन्फिनिट में है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, इसमें प्रतिबिंब बताओ, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर हो, तो ये दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बना है। यदि हम यहाँ पर बात करें तीसरा कंडीशन में कि यहाँ पर बताओ प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, तो बोलेंगे प्रतिबिंब जो है वो किस प्रकार से है, तो प्रकृति आभासी, क्योंकि इसको आभास करके हम बनाए हैं, इसलिए आभासी एवं क्या है, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब है, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब है। यदि हम यहाँ बोलेंगे कि प्रतिबिंब का आकार क्या है, तो प्रतिबिंब का आकार जो है सो अत्यंत छोटा है। देखो बिंब तो बहुत बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार क्या है, अत्यंत छोटा। प्रतिबिंब का आकार यदि बोलेंगे, प्रतिबिंब का यदि आकार बोलेंगे तो आकार क्या है,
अत्यंत छोटा है, अत्यंत छोटा यानी बिंदु आकार का। कितना होगा? अत्यंत छोटा बिंदु आकार का, अत्यंत छोटा बिंदु आकार का। इसको किस क्या दर्पण कहते हैं? अभिसारी की अपसारी, इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश किरण को अपसरित करता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण भी बोला जाता है। और अवतल दर्पण को बोलते हैं अभिसारी दर्पण, क्योंकि एक प्रकाश किरण को मिला रहा है, इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण। इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। यदि हम इस स्थिति में बात करें, इसके स्थिति में बात करें, यदि हम इसका बात करें तो यहाँ पर बताइए कि बीम की स्थिति कहाँ पर है? तो बीम की स्थिति कहाँ पर है? इन्फिनाइट में, इसमें है। यहाँ पर बोलेंगे बीम की स्थिति कहाँ पर है? तो बोलेंगे बीम की स्थिति कहाँ पर है? अनंत में है। प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है? दर्पण के सामने ही है और मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। यहाँ पर भी दर्पण के पीछे, लेकिन किस पर है? मुख्य फोकस पर। दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर, यहाँ भी है मुख्य फोकस पर, लेकिन दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब, बीम की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। अच्छा बताइए, प्रतिबिंब का प्रकृति क्या है? प्रतिबिंब का प्रकृति क्या है यहाँ पर? तो बोलेंगे प्रतिबिंब का जो प्रकृति है वो वास्तविक और उल्टा है। वास्तविक रूप से दो किरण कटा हुआ है, इसलिए यहाँ बोलेंगे वास्तविक एवं उल्टा है, वास्तविक एवं उल्टा है। इस चीज़ को देखेंगे। अब यदि हम बोलेंगे प्रतिबिंब का आकार क्या है? प्रतिबिंब का आकार क्या है? तो बोलेंगे प्रतिबिंब का आकार क्या है? तो यहाँ बोलेंगे प्रतिबिंब का जो आकार जो है वो आकार क्या है? वो अत्यंत छोटा बिंदु आकार का है, अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा यानी बिंदु आकार का, बिंदु आकार का, अत्यंत छोटा बिंदु आकार का जिससे। तो हमने इसी प्रकार से हम जितना भी स्थिति है, हर स्थिति का हम किरण आरेख खींच सकते हैं और हम उसके बारे में डिटेल कर सकते हैं, है ना। अब हम आगे चलते हैं, अपने आगे की ओर कुछ हम बात कर लेते हैं कि हम कुछ यूज को देख रहे हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इससे पहले क्या है कि हम एक किरण आरेख यानी कि चिन्ह परिपाटी को भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न जो होगा न्यूमेरिकल टाइपिंग का उसको देखा जाता है। तो हम कुछ चिन्ह परिपाटी को देख लेते हैं। चलिए, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन। चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन को देख लेते हैं कि ये जो साइन कन्वेंशन है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ध्यान रखना है, इसको जो है सो ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो है चिन्ह परिपाटी जो है सो हमारे न्यूमेरिकल जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मेरी मदद करेगी। क्योंकि जहाँ पर देखेंगे प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ पर है, प्रतिबिंब बीम से कितनी दूरी पर है ना। फिर हम यहाँ पर प्रतिबिंब बीम की स्थिति को देखेंगे, इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी हम यहाँ पर देख रहे हैं। मान लीजिए कि हम एक यहाँ पर दर्पण बना रहे हैं, ये मेरा एक दर्पण है, ये दर्पण है, ठीक ना। एक दर्पण है, ये कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, यानी कि इसका जो है सो अंदर की ओर यहाँ पर रंगीन कर दिया गया है। सपोज दैट मान लो अंदर की ओर यहाँ पर रंगीन किया गया है, इधर यहाँ पर इसको ये वाला जो दूसरे साइड जो है ये मान लो यहाँ पर रंगीन किया गया है। इस प्रकार से हम यहाँ रंग दिए, इसको रंग दिए, है ना। अच्छा, ये हम कैसे बात करेंगे, जिसे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरह हम ट्रीट करेंगे। अब यहाँ पर मान लो ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा क्या है? एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये एक्स है, वो एक एक्स डैश है, और इसको हम वाई एक्सिस मान लेते हैं। ये दर्पण को क्या मान लेते हैं? वाई एक्सिस। जैसे कि ये मान लो ये वाला, इस चीज़ को देखो, ये वाई होगा, वाई डैश हो जाता है ये वाला, ये एक्स और ये एक्स डैश हो जाता है ना।
और ये दर्पण को हम एक नामकरण करते हैं, इसको M और N नाम। अच्छा ये बताइए, अब ये बताइए कि ये दर्पण यानी कि ये जो है एक्स एक्सिस, ये वाला जो एक्स एक्सिस है ये फर्स्ट, ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश या चतुर्थ चतुर्थांश है ना। यहाँ पर जब भी हम इधर कोई भी दूरी मापेंगे तो 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव में होता है। और वाई एक्सिस का यदि हम ऊपर वाला दूरी मापते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ये भी ऊपर में क्या होगा, ऊपर वाला क्या दूरी होगा, पॉजिटिव होगा। यानी यहाँ पर जो होगा प्लस प्लस होगा, यहाँ पर जो होगा प्लस प्लस। दाएं की दूरी, दहिना तरफ की दूरी जो होता है, दाएं की ओर दूरी जो होगा प्लस होगा, यानी इधर जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, प्लस होगा, ये वाला हो गया। और एक्स एक्सिस यहाँ क्या होता है, माइनस होता है। एक्स एक्सिस यहाँ पर माइनस होता है और वाई एक्सिस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि माइनस और प्लस ये होता है। ये वाला यहाँ पर यदि हम बात करें तो माइनस प्लस होता है। यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस माइनस होता है और वाई एक्सिस भी माइनस होता है, यहाँ पर माइनस माइनस। यहाँ पर क्या होता है, इस चतुर्थांश में एक्स एक्सिस, ये वाला एक्सिस प्लस होता है और वाई एक्सिस ये वाला नीचे वाला माइनस होता है, और यहाँ पर जो होगा प्लस माइनस होगा। चलिए हम यहाँ पर अभी यदि बात करें, एक एक करके हम बात करते हैं। यदि हम बात करें कि दाईं ओर की जो दूरी होता है, इधर ये दाईं ओर की दूरी, इधर का जो दूरी होगा, इधर वाला जो दूरी होगा, ये दाईं ओर की दूरी जो होता है, वो दाईं ओर की दूरी जो होगा सो क्या होगा, पॉजिटिव। ये लेफ्ट का है ना, ये साइड है लेफ्ट, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये कौन है, राइट। यानी दाईं की दूरी क्या होगा, पॉजिटिव। इधर की कोई भी दूरी हम रखेंगे पॉजिटिव होगा। यदि दर्पण के पीछे कोई भी इमेज बन रहा है, इधर यदि कोई इमेज बन रहा है तो हम बोलेंगे कि वो पॉजिटिव है, यानी भी क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा यदि हम ऊपर की ओर दूरी लेके चलेंगे, अच्छा इधर ला जो दूरी हम लेंगे, दाईं दूरी पॉजिटिव, और यदि हम लेफ्ट की ओर दूरी लेके चलेंगे, ये वाला लेफ्ट, तो एक्स एक्सिस यानी कि इसके एक्स डैश के सापेक्ष चलना है, यानी कि ये वाला जो दूरी हम लेंगे, इधर वाला जो दूरी लेंगे, एक्स एक्सिस में जो दूरी लेंगे वो क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस, नेगेटिव होगा यानी। और ये वाला जो दूरी होगा वो होगा पॉजिटिव, ये होगा पॉजिटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस मेरा इधर प्लस है और ये एक्स एक्सिस इधर माइनस है, इसलिए इधर वाला दूरी होगा मेरा माइनस, है ना, माइनस होगा। यदि हम यहाँ पर बात करें, ये जो हम यदि यहाँ पर एक बीम, ये ऊपर वाला दूरी हम ये वाई एक्सिस को ले रहे हैं, तो वाई एक्सिस ऊपर बढ़ने पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वाई एक्सिस ऊपर बढ़ने पर क्या होता है, पॉजिटिव। ऊंचाई यदि हम ऊपर की लेंगे तो ऊंचाई मेरा ऊपर की क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऊंचाई जो मेरा ऊपर की ओर होगा वो पॉजिटिव होगा, ऊंचाई मेरा ऊपर की ओर होगा वो पॉजिटिव होगा। यदि वहीं हम ऊंचाई यदि हम नीचे की ओर ले रहे हैं, ये यदि नीचे की ओर ऊंचाई लेंगे तो वाई एक्सिस आ रहा है, वाई एक्सिस ये वाला है, वाई एक्सिस इधर नेगेटिव होगा, यानी ऊंचाई यदि हम नीचे की ओर ले रहे हैं तो ऊंचाई नीचे की ओर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ऊंचाई नीचे की ओर क्या होगा, नेगेटिव होगा। कोई दिक्कत, हाँ। ये क्या है, ये वाला MN मेरा क्या है, ये मेरा दर्पण है। ये वाला मेरा क्या है, ये मेरा दर्पण है। ये क्या है मेरा, ये वाला जो है मेरा दर्पण है। ये क्या है, ये दर्पण है। तो इसी कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार से हम सब कुछ चलेंगे। तो हम जब भी वस्तु को रखते हैं वो किसके रखते हैं, लेफ्ट साइड यानी बाएं की ओर रखते हैं। कभी भी हम वस्तु को जो रखते हैं, क्योंकि ये दर्पण ये वाला है, ये उधर तो रंगीन है, तो हम रंगीन की तरफ अपने मुंह देख तो नहीं सकते हैं। रंगीन तरफ मुंह अपने देखते हैं क्या, नहीं। किसकी तरफ देखते हैं, जिधर शीशा हो, जिधर चेहरा दिखा जा सके उधर हम मुँह रखते हैं। यानी जब भी वस्तु की दूरी हमेशा रखेंगे, वस्तु की दूरी जो होता है वो क्या होता है, वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। वस्तु की दूरी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम इस कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार से हम यदि यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर हम लिखते हैं, चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या हो गया, और दोनों दर्पण की स्थिति के बारे में हम यहाँ पर पता करेंगे। चलिए हम एक एक करके हम बात करते हैं। चलिए यदि हम यहाँ पर लिख दें कि कोई भी पद है, उस पद से रिलेटेड ये पद यहाँ पर लिखते हैं। चलिए हम एक पद एक एक करके सभी पद को लिखते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता त्रिज्या, इस चीज़ को देखना है। फिर फोकस दूरी, इस चीज़ को देखना है। फिर वस्तु की ऊंचाई देख लेते हैं, वस्तु की ऊंचाई, इसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर वस्तु की दूरी,
वस्तु की दूरी, ये चीज़ को देख लेते हैं। फिर प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की ऊंचाई, फिर प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। चलो ये सभी स्थितियों को हम देख लेते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। ये सब किस में हम देख लेते हैं? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यदि मेरा दर्पण उत्तल दर्पण रहे चाहे अवतल, हम यदि दर्पण अवतल रहे, अवतल दर्पण रहे, अवतल दर्पण, और यदि मेरा दर्पण उत्तल दर्पण रहे, उत्तल दर्पण, यदि मेरा दर्पण अवतल दर्पण रहे और यदि मेरा दर्पण उत्तल दर्पण रहे, उस कंडीशन में क्या रहेगा? तो देखिए, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की ऊंचाई, इस कंडीशन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर बात करें वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी आर, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण एक होता है ये वाला, और उत्तल दर्पण, यदि ये कौन सा है? ये अवतल दर्पण। यदि उत्तल दर्पण खींचेंगे तो उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार से होगा। तो उत्तल दर्पण इसका जो होगा, ये सेंटर इसका किधर होगा? इधर होगा सेंटर, यानी सेंटर इधर की होगा। यानी ये कौन सा होगा? ये मान लो इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, वाई डैश, तो ये होगा एक्स और ये होगा एक्स डैश, एक्स डैश इस कंडीशन में, है ना। ये हो गया मेरा उत्तल। और सेम इसी कंडीशन, ये वाला जो चार्टिय चिन्ह परिपाटी जो हम इसमें खींचे हैं, इसमें भी सेम खींचेंगे, है ना। तो बोलते हैं वक्रता त्रिज्या किधर है? बताइए किसके लिए? अवतल दर्पण के। अवतल दर्पण में ये वाला अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या किधर है? सेंटर इसका किधर होगा? इधर, यानी सेंटर इसका किधर होगा? इधर है। वक्रता त्रिज्या किधर होगा? सेंटर से इधर होगा, सेंटर इधर, त्रिज्या किधर? इधर, यानी वक्रता त्रिज्या इसका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वक्रता त्रिज्या इसका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसके लिए हम बात करें वक्रता त्रिज्या किधर होगा? देखिए ये इसका देखो कि सेंटर इधर है, तो सेंटर से यहाँ पर जो कर्वेचर पर हम मिलाते हैं उसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा? वक्रता त्रिज्या इसका देखो अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव होगा ना, ये देखो, क्योंकि वक्रता त्रिज्या इधर है, ये एक्स एक्सिस क्या है? माइनस की ओर, एक्स एक्सिस क्या है? माइनस की, इधर इधर जो दूरी देंगे वो माइनस की, इसका वक्रता त्रिज्या माइनस। उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या क्या होगा? इधर है, इधर मैंने पॉजिटिव, इधर है ना ये वाला, इधर मैंने पॉजिटिव होगा, ये वाला पॉजिटिव। यदि फोकस दूरी बताओ, अवतल दर्पण फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी इधर है, यहाँ पर यदि हम मान ले तो ये सेंटर है, ये मान लो सेंटर है, ये सेंटर है, ये फोकस है, ये फोकस है, और यह पर पी है, ये इसका सेंटर यहाँ पर है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर फोकस है, और यहाँ पर ये पी है ना। तो यहाँ पर इसके लिए अवतल दर्पण के लिए फोकस क्या होगा? इधर, इधर दूरी हम नाप रहे हैं, यानी कि नेगेटिव होगा। इसका फोकस क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसका फोकस क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसका फोकस क्या होगा? इधर है, यानी कि इसका फोकस होगा पॉजिटिव। अच्छा देखिए अब वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु किधर है? वस्तु की ऊंचाई इधर, हम वस्तु को यहाँ पर रखेंगे हमेशा किस में? एक्स डैश, यानी कि लेफ्ट साइड रखेंगे, इसलिए वस्तु की ऊंचाई क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ पर भी हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? इधर, यानी कि दर्पण ये है ना, दर्पण ये सामने, दर्पण के सामने, जब भी वस्तु को रखेंगे हम दर्पण के सामने रखेंगे, जब भी वस्तु को रखेंगे हम लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे, इसलिए वस्तु की ऊंचाई क्या होगा? पॉजिटिव। वस्तु की ऊंचाई क्या होगा? पॉजिटिव। इसका भी वस्तु की ऊंचाई क्या होगा? सॉरी यहाँ पर ना इधर नेगेटिव हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगा? नेगेटिव। हम किधर रख रहे हैं? बाईं साइड रख रहे हैं, वस्तु की ऊंचाई क्या होगा? नेगेटिव। क्योंकि हम बाईं तरफ रख रहे हैं। किधर रख रहे हैं? बाईं तरफ रख रहे हैं। वस्तु की ऊंचाई क्या होगा? नेगेटिव होगा। वस्तु की ऊंचाई क्या होगा? वस्तु की ऊंचाई नहीं, वस्तु की दूरी नेगेटिव होगा, और वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या रखेंगे? वस्तु यानी ऊंचाई मान रहे हैं कि वाई एक्सिस को ले रहे हैं, वस्तु यानी ऊंचाई हम क्या ले रहे हैं? वाई एक्सिस को ले रहे हैं, यानी वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव हो जाएगा। वस्तु की ऊंचाई क्या होगा? पॉजिटिव। जैसे हम वस्तु की यदि दूरी बोलेंगे तो नेगेटिव होगा, क्योंकि दूरी हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं, दूरी हम क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस इधर क्या होगा? एक्स एक्सिस माइनस में होगा, तो वस्तु की दूरी यहाँ पर नेगेटिव होगा। दोनों केस में वस्तु की दूरी क्या होगा? नेगेटिव होगा। वस्तु की ऊंचाई हमको क्या लेते हैं? ऊंचाई को लेते हैं
वाई एक्सिस में, और वाई एक्सिस ऊपर की ओर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वाई एक्सिस, इस चीज़ को ध्यान देना है, इस चीज़ को ध्यान देना है कि हम ऊंचाई ले रहे हैं या दूरी ले रहे हैं। प्रतिबिंब की दूरी, अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी दो स्थिति में, प्रतिबिंब की जो दूरी होगा वो अवतल में क्या होगा, नेगेटिव होगा अवतल में, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा अवतल में इधर बन रहा था। देखिए जो प्रतिबिंब बन रहा है अवतल दर्पण में किधर बन रहा है, ये साइड बन रहा है, यानी एक्स डैश की ओर बन रहा है, एक्स डैश की ओर बन रहा है ना। एक स्थिति में केवल एक स्थिति में पॉजिटिव होता है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, अवतल दर्पण में क्या होगा, नेगेटिव होगा, प्रतिबिंब की दूरी नेगेटिव होगा। और उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे ई साइड में बनता है, और ई साइड क्या होगा, ई यदि ई वाई एक्सिस है और ई एक्स एक्सिस है, ई एक्स इधर पॉजिटिव है तो ये भी दूरी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, यानी ये दूरी होगा, इसका क्या होगा, उत्तल दर्पण में क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात करें तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की ऊंचाई, देखो प्रतिबिंब जो बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है इसमें क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब किधर बन रहा है, इधर, किधर, ये वाला चिन्ह में, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चतुर्थांश में बन रहा है, यानी यहाँ, यानी नीचे की ओर बन रहा है इधर, और एक वाई डैश नीचे की ओर नेगेटिव होता है, वाई डैश नीचे की ओर नेगेटिव, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो किधर बनेगा, वो पॉजिटिव बनेगा। क्योंकि देखो ये किधर बन रहा है, ये बन रहा है इधर, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है ये साइड बन रहा है, ये साइड बन रहा है, यानी ये पॉजिटिव में बन रहा है, किधर बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है, इधर बनेगा, है ना। कैसे बनेगा, तो ये पॉजिटिव की ओर बनेगा, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का बनेगा, पॉजिटिव की ओर बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखना, ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार से हम सबका प्रतिबिंब की स्थिति और उसके इमेज को हम दिखा सकते हैं कि कहाँ पर कैसे बनेगा। हाँ, एक चीज़ यार, जैसे प्रतिबिंब की दूरी जो है नेगेटिव बन गया, यही यदि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब यदि पॉजिटिव बन गया तो आभासी और सीधा बनेगा। एक स्थिति में प्रतिबिंब पॉजिटिव भी बनता है, प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव होता है, नोट में करके हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक स्थिति जो होता है, एक स्थिति में अवतल दर्पण की प्रतिबिंब पॉजिटिव होता है और वो होता है आभासी और सीधा जब होता है, कब होता है, जब वो यहाँ पर दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रहेगा, उस स्थिति में प्रतिबिंब मेरा अवतल दर्पण होगा वो होता है पॉजिटिव में बनता है, इसको ध्यान रखना है। चलिए अब हम यहाँ पर इस चीज़ को हम यहाँ पर देख चुके हैं, इस चीज़ के बारे में हमने सब अच्छी तरह से हम समझ गए कार्तीय चिन्ह परिपाटी हम किसी को चिन्ह को कैसे लिखेंगे। अच्छा, कुछ नोट में ये चीज़ लिखी है, कुछ नोट में एक चीज़ और करके लिखना है। चलिए हम एक दर्पण का फार्मूला भी यहीं पर ऐड कर देते हैं कि हम दर्पण का फार्मूला क्या होता है, हम दर्पण का सूत्र क्या होता है, हम कैसे निकालेंगे किसी का। इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं, है ना, इसको तो हम समझा दिए हैं, इसको हम हटा देते हैं। चलिए एक रखिए इसको केवल, चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ स्थितियों के बारे में। चलिए, तो यदि दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र देख लें। दर्पण सूत्र, जो दर्पण सूत्र होता है वो दर्पण सूत्र हम देखेंगे यहाँ कि 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। यदि यहाँ पर बोलेंगे f क्या है, तो f यदि हम बात करें, f का बात करें तो f बराबर, यदि यहाँ पर बात करें तो v क्या है, v है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है, u है बीम की दूरी, बीम की दूरी। और f क्या है, f है फोकस दूरी, फोकस दूरी।
और यह वन भी यू और एफ के बीच मेरा यही रिलेशन है और इसी को बोलते हैं हम दर्पण सूत्र। इसी को क्या बोलते हैं हम दर्पण सूत्र। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण सूत्र है। यदि हम यहाँ पर आवर्धन की बात करें तो आवर्धन किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर देखो हम सब चीज़ की बात बोले कि यदि उत्तल दर्पण रहेगा तो उसका फोकस दूरी क्या होगा, अवतल क्या होगा तो उसका फोकस क्या होगा, भी क्या होगा, यू क्या है ना। इस चीज़ को हम यहाँ से हम कार्टेशियन परिपाटी से अचीव कर सकते हैं। हम यहाँ पर यदि बात करें कि आवर्धन क्या होता है, चलिए इंक थोड़ा चेंज कर देते हैं। आवर्धन क्या होता है, जैसे मैग्नीफिकेशन आवर्धन की भी बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन को हम एम से सूचित करते हैं और जो एम होता है, एम बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। या इसको हम एक तरीका से और अचीव करेंगे, ये पहला मेरा यहाँ से है, तब प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम यदि आई मतलब इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई को आई ले लेते हैं और वस्तु की ऊंचाई को ओ लेते हैं, है ना। या तो एक स्थिति यहाँ और हम देख सकते हैं कि हम यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश ले लें और बिंब की ऊंचाई को एच ले लें तो हम आवर्धन बराबर होता है एच डैश बटे एच। एक तरीका और है आवर्धन निकालने की, आवर्धन बराबर होगा आवर्धन एक और होता है, आवर्धन बराबर क्या होगा, ये वाला, ये होता है प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी, बिंब का मतलब वस्तु, और ये जो होगा ये होगा नेगेटिव में, यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव में, यानी कि -v/u। आवर्धन बराबर -v/, तो आवर्धन के लिए दो फॉर्मूला निकल गया। आवर्धन बराबर कितना हो गया, एच डैश बटे एच और -v/u। यदि हम एक दूसरे को मर्ज कर दें, यदि मर्ज कर देंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या नहीं, यहाँ से हम एक चीज़ लिख सकते हैं क्या नहीं, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान दो कि m बराबर जो है, m बराबर मेरा क्या हो गया, m बराबर लिख सकते हैं एच डैश बटे एच और इसी को बराबर लिख सकते हैं -v/u। तो हम यहाँ पर हर एक दूसरे को मर्ज कर देंगे तो हमको यहाँ पर ऐसे निकल जाए। यदि कोई प्रतिबिंब की दूरी दिया हो, बिंब की दूरी दिया हो और प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया हो तो हम बिंब की ऊंचाई को हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यदि तीन चीज़ दिया रहेगा तब चौथा चीज़ को हम ज्ञात कर पाएंगे। इस फार्मूला के अनुसार से, इस फार्मूले के हिसाब से हम चौथे चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए कुछ ध्यान, यदि हम यहाँ पर बोलेंगे कि यदि आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा होगा, है ना। तो यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख रहे हैं, कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी लेके चलते हैं कि क्या, कि यदि आवर्धन पॉजिटिव होगा, यदि मान लो कि m जो है, m मेरा पॉजिटिव हो गया, यदि m मेरा पॉजिटिव हो तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा होगा। तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा होगा। प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा, आभासी, सीधा एवं छोटा होगा, आभासी, सीधा एवं छोटा होगा। यदि मेरा m जो होगा नेगेटिव हो गया, यानी आवर्धन यदि मेरा नेगेटिव हो गया, यदि आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब जो होगा वो प्रतिबिंब कैसा होगा, वो प्रतिबिंब जो होगा वो प्रतिबिंब मेरा होगा वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा, है ना। यदि आवर्धन का मान 1 से अधिक हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। यदि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बनेगा। यदि हम आवर्धन को 1 से बड़ा ले लें तो देखो ये स्थिति,
यदि आवर्धन जो है 1 से बड़ा हो गया, यानी कि m ग्रेटर देन 1 हो गया, यानी ये वाला ग्रेटर देन 1 हो गया, जैसे कि h डैश एच, यहाँ से हम देखिए आराम से समझने का प्रयास करेंगे कि h डैश बटे h ग्रेटर देन 1 हुआ, तो कहने का मतलब यहाँ पर है ये क्या एच डैश ग्रेटर देन एच होगा। कहने का मतलब ये प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगा वो बीम की ऊंचाई से बड़ा हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगा बीम की ऊंचाई से बड़ा होगा, यानी प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, माने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यानी यहाँ प्रतिबिंब विवर्धित बन जाएगा। यहाँ पर इस कंडीशन में बोल गया कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, विवर्धित बनेगा, विवर्धित बनेगा, कोई दिक्कत। यदि m लेस देन 1 हो गया तो कहने का मतलब यहाँ पर फार्मूला में लिखेंगे एच डैश बटे एच लेस देन 1, तो यहाँ पर यदि फार्मूला पर लिखेंगे तो एच डैश लेस देन एच, यानी ये प्रतिबिंब जो है से बीम से छोटा हो गया, यानी प्रतिबिंब छोटा हो जाएगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब इस कंडीशन में मेरा कैसा बन जाएगा, छोटा बनेगा। प्रतिबिंब यहाँ पर इस कंडीशन में मेरा क्या बन जाएगा, छोटा बन जाएगा। ये सारे कंडीशन को देख रहे हैं। यदि यहाँ पर देखें कि अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण का आवर्धन एक से कम तथा 1 से अधिक हो सकता है ना, है ना, लेकिन उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 से कम होता है, आवर्धन हमेशा 1 से कम हो सकता है। ये जो है एक चीज नोट में ये करके लिखें कि आवर्धन हमेशा लेस देन 1 होगा। ये किसका होगा, ये होगा किसका, ये होगा उत्तल दर्पण का, ये होगा उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का हमेशा आवर्धन 1 से कम होता है उत्तल दर्पण, जबकि अवतल दर्पण का आवर्धन सब चीज़ होगा। अवतल दर्पण में प्लस में ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और 1 के बराबर तीनों होता है। यदि आवर्धन m 1 के बराबर हो, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बीम की ऊंचाई के बराबर हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बीम की ऊंचाई के बराबर हो जाएगा, है ना। यदि 1 के बराबर हो गया, m यदि 1 के बराबर हो गया, m बराबर 1 हो गया, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कि यदि m बराबर 1 हो गया तो एच डैश बराबर एच होगा, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई दोनों क्या होगा, बराबर होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए, है ना। अवतल दर्पण के लिए आवर्धन का मान धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, है ना। अवतल दर्पण का क्या मान हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण का जो मान होगा वो हमेशा 1 से कम होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। बहुत कुछ हम बोल के ही चल जा रहे हैं, उस जो हम जितने जो बोल रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा, जो हम बोल रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा। हम कुछ ऐसे ही बहुत कुछ बोल कर ही इम्पोर्टेंट फैक्ट को बता दे रहे हैं। चलिए, जैसे सूर्य के प्रकाश को फोकसित करने के लिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, है ना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, कुछ हम दर्पण का यूज को देख रहे हैं कि दर्पण का यूज कहाँ पर करते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक चीज़ लिख दें कि m जो है ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 और m बराबर 1, ये कहाँ पर हो सकता है, ये होगा अवतल दर्पण में, ये हर स्थिति में होता है। एक चीज़ और नोट में एक चीज़ और करके देखेंगे कि नोट में कि अवतल दर्पण में जो होगा, अवतल दर्पण में यदि यहाँ पर देखो, हमने यहाँ बोला कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की जो दूरी होता है नेगेटिव होता है, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी यदि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी यदि पॉजिटिव होगा, प्रतिबिंब की दूरी यदि पॉजिटिव हो गया, दूरी यदि प्लस हो तो प्रतिबिंब आभासी सीधा बड़ा हुआ दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। जब भी पॉजिटिव होगा तो दर्पण के पीछे होगा। हमने यहाँ से देखे, क्योंकि अवतल दर्पण में हम देखें कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होगा नेगेटिव होता है, लेकिन एक स्थिति है जो कि प्रतिबिंब की दूरी जो है पॉजिटिव होता है। वो कब होता है, जब बीम फोकस एंड पी के बीच रखा हो, जब बीम फोकस और पी के बीच में रखा हो, उस कंडीशन में अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की दूरी वो पॉजिटिव होती है, आभासी होती है, सीधा होती है और दर्पण के पीछे बनता है।
इस चीज़ को हमने यहाँ पर देखें। हमने यहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखे। हमने यहाँ पर क्या किए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखा, बहुत कुछ समझते हुए चले, है ना। यहाँ से बहुत कुछ मेरा सॉल्व हो जाएगा, बहुत सारे नंबरिकल वगैरह। अच्छा, यहाँ पर यदि हम कुछ यूज को देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो हम उत्तल दर्पण का यूज को देख रहे हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर है, ये उत्तल दर्पण का कुछ उपयोग को हम यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए, पहला उपयोग देख रहे हैं कि इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र व्यापक होता है ना, इसलिए इसका उपयोग किया था मोटर कार ट्रक चालक, है ना, साइड मिरर के रूप में। क्या किया था, साइड मिरर के, यानी पार्श्व दृश्य के रूप में, पार्श्व दृश्य के रूप में, पार्श्व दृश्य के रूप में, यानी पार्श्व दृश्य यानी साइड मिरर, साइड मिरर, साइड मिरर के रूप में इसको करते हैं, पार्श्व दृश्य के रूप में, पार्श्व दृश्य के लिए, पार्श्व दृश्य के लिए, पार्श्व दृश्य यानी पीछे की दृष्टि को देखने के लिए, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र व्यापक होता है। ये बड़ा इमेज को छोटा इमेज में कितना भी बड़ा इमेज है उसको क्या करेगा, उत्तल दर्पण छोटा बना के दिखाता है ना। मतलब बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बहुत बड़ा ट्रक है, बहुत बड़ा कुछ आ रहा है यदि मेरे गाड़ी के पीछे, तो उसको हम उसका भी इमेज हम प्राप्त कर सकते हैं। हमने क्या बोलते हैं कि समतल दर्पण पर किसी का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमको समतल दर्पण की ऊंचाई कितना होना चाहिए, उस बीम का आधा होना चाहिए, है ना। लेकिन उत्तल दर्पण जो है इसका दृष्टि क्षेत्र व्यापक होता है, कितना भी बड़ा हो वो क्या करेगा, उसका दृष्टि यानी कि उसका प्रतिबिंब बना सकता है, यानी पार्श्व दृष्टि के रूप में लिख सकता है, यानी साइड मिरर, इसका उपयोग होगा साइड मिरर के रूप में, यानी ये साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग होगा, है ना, पार्श्व दृश्य के रूप में, है ना। सड़क पर जो लगे परावर्तक लैंप में इसका उपयोग होता है, सड़क पर लगे परावर्तक लैंप में, सड़क पर लगे परावर्तक लैंप में, परावर्तक लैंप में इसका उपयोग किया जाता है ना। यदि हम इसका और बात करें तो घुमावदार सड़कों के किनारे पर, घुमावदार सड़क जो होता है उसके किनारे पर, घुमावदार सड़क के किनारे पर भी लगा जाता है। दुकानों में उपयोग करता है सिक्योरिटी दर्पण के रूप में, दुकानों में सिक्योरिटी दर्पण के रूप में, दुकानों में सिक्योरिटी दर्पण के रूप में, सिक्योरिटी दर्पण के रूप में इसका किया जाता है, सिक्योरिटी दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। साथ में यदि हम इसका बात करें एटीएम में इसका उपयोग करता है सिक्योरिटी दर्पण के रूप में, एटीएम में सिक्योरिटी दर्पण के रूप में, सिक्योरिटी दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है ना। घुमावदार सड़क के किनारे पर, घुमावदार सड़क के किनारे पर भी इसका उपयोग किया जाता है, घुमावदार जो सड़क है, जो घुमावदार सड़क है उस सड़क के किनारे पर भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग हम देख लीजिए, यदि हम यहाँ पर देखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है उस चीज़ को हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, आँख नाक व गले का जो डॉक्टर होता है वो होता है, दांत के साइज को बड़ा दिखने के लिए इसका भी किया जाता है, आँख नाक गले का डॉक्टर के पास होता है ना। गाड़ी के हेडलाइट में, यहाँ पर कौन होता है, गाड़ी के हेडलाइट में, है ना, गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के अग्रदीपों के रूप, अग्रदीपों यानी हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट में, अग्रदीपों में इसका उपयोग करते हैं। गाड़ी के हेडलाइट में कर रहे हैं, अग्रदीपों में कर रहे हैं। दूसरा कहाँ पर करेंगे, दूसरा यदि करेंगे सोलर कुकर में, सोलर भट्टी में, सोलर भट्टी यानी सोलर कुकर में, सोलर कुकर में, सोलर भट्टी और सोलर कुकर में करेंगे, है ना। तीसरा बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण जैसे दाढ़ी बनाने में, यानी कि सैलून में, किस में करेंगे, दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में ये सब का उपयोग किया जाता है। किस में करेंगे हम यदि बात करें, सर्च लाइट में भी किया जाता है, सर्च लाइट में, सर्च लाइट में, कहाँ पर के लिए उपयोग करेंगे हम, सर्च लाइट में। और कहाँ पर, और यदि हम इसका उपयोग करेंगे तो हम बोलेंगे दाढ़ी बनाने में, कहाँ पर किएंगे हम, दाढ़ी को बनाने में,
और दांत वाला जो डॉक्टर रहता है वो दांत वाला भी डॉक्टर दांत का प्रतिबिंब बड़ा दिखाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कौन वाला? दांत। और बात करें आँख वाला जो डॉक्टर है, आँख का प्रतिबिंब अच्छे से देखने के लिए आँख, नाक व गले का डॉक्टर, गले के डॉक्टर के पास, गले के डॉक्टर के पास इसका उपयोग किया जाता है। ये यदि हम समतल दर्पण की बात करें, है ना, यदि हम यहाँ पर समतल दर्पण की बात करते हैं तो समतल दर्पण का यदि हम बात करें तो समतल दर्पण का यूज कहाँ पर होता है? समतल दर्पण का उपयोग, इस चीज़ को हम देख लेते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो हमने यहाँ पर एक एक करके सभी के दर्पणों के उपयोग को देख रहे हैं। समतल दर्पण का उपयोग यहाँ पर होता है, अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ पर होता है, तो और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है, सब को हम देखते हुए चल रहे हैं। यानी कि ये वाला जो क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, प्लीज़ इसको वैसे जाने मत दीजिएगा, व्यर्थ मत जाने दीजिएगा इस मेहनत को, है ना। चलिए हम यदि समतल दर्पण का उपयोग बोलें तो समतल दर्पण का उपयोग बहुरूपदर्शी के रूप में किया जाता है। इसको क्या करना? बहुरूपदर्शी के रूप में, बहुरूपदर्शी, बहुरूपदर्शी यानी कि जिसको बोलते हैं क्लाइडोस्कोप में, क्लाइडोस्कोप में, क्लाइडोस्कोप में, क्लाइडोस्कोप में बहुरूपदर्शी के रूप में, परिदर्शी के रूप में, परिदर्शी, परिदर्शी जिसको बोलते हैं पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में इसका उपयोग क्या किया जाता है? पेरिस्कोप में। चौथा तीसरा यदि हम बात करें तो आईना में, कहाँ पर? आईना में उपयोग किया जाता है, आईना, लुकिंग ग्लास में, लुकिंग ग्लास में, है ना। और यहाँ पर दाढ़ी वगैरह जो बनाते हैं इसको दाढ़ी वाला बनाते हैं, दाढ़ी बनाने वाला सैलून में इसका उपयोग करते हैं, इस चीज़ को भी लिख लो। चलिए तो साथियों हम अपनी क्लास को आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, है ना, क्योंकि यदि आज अपनी नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो फिर क्लास बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन ये भी एक बहुत ही लंबी क्लास है रहने वाली है। इसलिए हम जो है सो आज अपनी क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। कृपया करके आप लोग एक क्लास को अच्छी से देखिएगा, है ना, और समझने का प्रयास कीजिएगा, अपने रिव्यू दीजिएगा।